ओके बेटा, तो आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। एक शॉर्ट में वीडियो सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब वन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग आज, और वन शॉर्ट वीडियो में कोशिश करूँगा पर पूरा सिलेबस कवर करने की, ठीक है। कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें में ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको पूरा ब्रीफ में बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनको थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा मैं। हाँ, बाकी हर टॉपिक के बेसिस पे आपको वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज हम फिर से पूरा चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर की जो एग्ज़ामिनेशन वैल्यू है 5 से 6 नंबर की है बस, ठीक है। 6 नंबर तक की है, 6 से 7 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो फिर भी 5, 6, 7 नंबर की बहुत है ना। और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लास्ट ईयर 6 नंबर तक का आया इसमें से क्वेश्चन, इस चैप्टर में से, ठीक है। तो भाई हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा करके ही तो काफ़ी नंबर बनते हैं, है ना। और इतना टफ नहीं है। बाकी अगर आगे चैप्टर पढ़ोगे आप तो काफ़ी मुश्किलें पड़ेंगी, ठीक है। तो आगे चैप्टर हमें टफ पड़ेंगे इससे। तो चलो बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आप सब जानते हो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में, सपोज दिस इज़ अ कंडक्टर, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए कंडक्टर, क्लियर। तो किसी क्रॉस सेक्शन में से, किसी कंडक्टर के किसी भी एक क्रॉस सेक्शन में से, ठीक, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड। अगर मैंने बोला टी टाइम पे यहाँ खड़ा रहा, टी टाइम तक, टी टाइम में क्यू चार्ज बह गया इस क्रॉस सेक्शन में से। एक वायर है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इस वायर में से, इस कंडक्टर में से टी टाइम में क्यू चार्ज बह गया। तो एक टाइम में कितना चार्ज बहेगा, क्यू बाय टी। तो इसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या इसको आप बोल सकते हो चेंज ऑफ चार्जेस, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी। तो समय के बदलते साथ जितने चार्ज बदल रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। कूलम्ब पर सेकेंड और एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मैं बोलूँ कि आगे वायर का एरिया चेंज हो गया, आगे वायर का एरिया चेंज हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि करंट चेंज हो गई, करंट उतनी ही रहेगी, ठीक है बेटा। करंट नहीं बदलेगी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस अभी जितना यहाँ पे है, यहाँ पे आई करंट है तो यहाँ पे भी आई करंट रहेगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, कुछ जगहों पर मैंने कुछ वीडियोस देखी भी बेटा, उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें, थोड़ी सी मिस्टेक है वहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। वो क्या मिस्टेक है कि जैसे एक वायर है, एक लंबी वायर है, ठीक है। अभी क्या है, आगे हमने इस करंट, ये वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है और आगे वायर को आपने कट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ये एम्पियर मीटर है या यहाँ पे गैलोमीटर लगा रखा है आपने, ये गैलोमीटर है। अभी करंट फ्लो हो रही है, गैलोमीटर आपको डिफ्लेक्शन दे रहा है। ये बहुत लंबी वायर है, बहुत लंबी वायर है, ठीक है। ये सर्किट है पूरा, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी भी लगा रखी है आपने। अगर यहाँ पे कट कर दिया तो क्या हमारा गैलोमीटर थोड़ी देर रुका रहेगा, कुछ सेकंड के लिए, या तुरंत अपनी जगह वापस लौट के आ जाएगा? तो आंसर है यहाँ, इसको तुमने यहाँ पे अगर ओपन सर्किट किया कहीं पे भी, जिस टाइम यहाँ से ओपन सर्किट हुआ सेम टाइम पे गैलोमीटर करंट 0 दिखा देगा। यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगी आगे, यहाँ से करंट आगे जानी बंद, तो हर जगह करंट 0, कहीं पे भी करंट नहीं रहेगी। अगर यहाँ करंट 0 हुई, यहाँ करंट अगर 0 हुई, तो सर्किट के रास्ते में हर करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, करंट का फ्लो ना बंद। जैसे आप समझ लो कि बाइक की चेन है या साइकिल की चेन है, अगर चेन कहीं से टूट गई तो क्या साइकिल चलेगी आगे? नहीं चलेगी, तो चेन आगे नहीं घूमेगी अभी, वो तो ऑन द स्पॉट साइकिल वहीं आपकी रुक जाएगी, है ना। तो बिल्कुल चेन जैसी होती है
चेन घूमना ज़रूरी है, जब तक चार्ज आगे नहीं जाएगा पिछला चार्ज आगे नहीं निकलेगा। सबको समझ है? तो चार्जेस की चेन घूम रही है इस सर्किट में, कहीं पे भी रास्ता ब्लॉक हुआ तो पूरे सर्किट में चार्ज का बहना बंद हो गया। आई बात समझ नहीं आया? ठीक। अगली बात, एरिया कम है, एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, लेकिन करंट सेम है, करंट हर दोनों जगह सेम है। तो फिर क्या चेंज है? कुछ ना कुछ तो चेंज है। तो इसके लिए हमने बनाया करंट डेंसिटी, हमने बनाई करंट डेंसिटी। भाई देखो करंट सेम है, हमने बोला जब करंट सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज है, करंट सेम है तो कुछ ना कुछ तो चेंज है। भैया एरिया हमने चेंज कर दिया लेकिन करंट सेम है, तो किस वजह से सेम है? कौन सी वजह है जो करंट को सेम रखी हुई है ना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एक जैसे हैं, आखिर क्या वजह है कि करंट सेम है? तो हमने बोला कि यहाँ पे करंट चार्जेस के पास जगह बहुत ज़्यादा है, खुल के चल रहे हैं। यहाँ पे चार्जेस के पास जगह कम है तो चार्जेस पास पास में हो गए, यहाँ चार्जेस और पास में हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें हर जगह क्या रखनी है? सेम, करंट सेम रखनी है। फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे रखने हैं? सेम रखने हैं। तो यहाँ पर एरिया कम होने से करंट के चार्जेस के पास पास में बहना चार्जेस पास पास में होकर बहते हैं, जिसे हम बोलते हैं करंट की डेंसिटी बढ़ जाना। तो यहाँ पे करंट की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे करंट डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी और भी कम है। ये बात सबको समझ आती है? तो करंट डेंसिटी इज डिवाइडेड बाय जे, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जे बराबर आई बाई ए। तो करंट पासिंग पर यूनिट एरिया में से कितनी करंट पास हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी। अब आपको एक बात और पता है, अगर एरिया आपने तिरछा ले लिया, जैसे मान लीजिए एरिया ये है, तो करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि एरिया बड़ा हो गया। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा एरिया लेना है परपेंडिकुलर। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा लेगा आप? परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है आपको हमेशा। तो अगर ये एरिया ए है तो ये तो कॉम्पोनेंट जाएगा, यहाँ पर इस जगह कॉम्पोनेंट जाएगा, ये कॉम्पोनेंट कितना होगा? ए कॉस थीटा। तो आज से जो करंट डेंसिटी है दैट इट विल बी ए आई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है। तो इससे आई बराबर क्या आ गया? आई बराबर जे बाय आर, ऐसा बना लो, कैपिटल जे मान लो चाहे, जे ए कॉस थीटा। इससे एक चीज़ और प्रूफ होती है, क्या? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर के कौन से प्रोडक्ट से स्केलर बनेगा? तो आंसर डॉट प्रोडक्ट से, आई बराबर वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। क्लियर हो गया? तो करंट डेंसिटी की हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं एरिया से तो हमें मिलता है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक। करंट नहीं फॉलो करती लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नियम को। जैसे मैंने बोला ये एक कंडक्टर है, ये तीन रास्ते हैं, ये जंक्शन है, ठीक। अब ये 3 एम्पीयर करंट आ रही है, ये 5 एम्पीयर करंट आ रही है, दोनों की डायरेक्शन ऊपर नीचे है, लेकिन ये दूसरे रास्ते में 8 एम्पीयर फ्लो के आती है, मतलब 5 और 3 को ऐड होकर के 8 एम्पीयर करंट फ्लो किया, 8 एम्पीयर करंट फ्लो हो गई। तो इसने क्या किया? अलजेब्रिक सम किया, अलजेब्रा के नियम को फॉलो किया। इसलिए इसने जो क्वांटिटी अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करती है दैट क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? करंट हमने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ध्यान सुनो। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? ये करंट, ये चार्ज और टाइम, चार्ज और टाइम के बीच में, या करंट और टाइम के बीच में ग्राफ है, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ है। ग्राफ कैसा है? ग्राफ ऐसा है, ठीक है। देखते हो सारे बच्चे।
और आपसे पूछा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस टाइम तक आप बताओ कितना चार्ज बह गया, कितना चार्ज फ्लो हो गया। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q बराबर I इंटू टी। ये देख लो ना, Q बराबर I इंटू टी। तो करंट और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो। आपने ग्राफ में पढ़ा हुआ है, अगर कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लाई से बनती है तो आप हमेशा ग्राफ के नीचे का एरिया निकालते हो। पढ़ा हुआ आप लोगों ने। जैसे वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डी बराबर वी इंटू टी। तो आपने क्या किया, एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लिया। तो आप तो हमेशा याद रखना, जब भी एक क्वांटिटी मिलती है दो क्वांटिटी के मल्टीप्लाई से, तो वो जो क्वांटिटी है वो एरिया से निकलेगी। सबको समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे, ये कहाँ से कहाँ तक निकालना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये ट्राइंगल का एरिया हो गया, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, दोनों के एरिया को सम कर दो। तो 0 से लेकर t तक टाइम तक कितना चार्ज बह गया उसी वायर में से, ये आप निकाल सकते हो। तो ये मान लो O A B और ये C है या टाइम t है। तो टोटल चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है। तो Q बराबर एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। कौन सा एरिया है, ट्राइंगल OA, ये इसे मान लो D मान लो, चलो OAD, ट्राइंगल OAD का एरिया प्लस रेक्टेंगल ADCB का एरिया, ADCB का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट। दोनों का एरिया निकालोगे आप। एरिया में जैसे आपने बोला हाफ बेस क्या है, OD, हाइट क्या है AD या DA, प्लस इसका बेस क्या है DC, हाइट क्या है CB। ठीक है, CB क्लियर। अब आपको जो बेस देगा, बेस आपको टाइम के टर्म में मिलेगा, बेस आपको टाइम के टर्म में मिलेगा, और हाइट आपको करंट के टर्म में मिलेगी। तो जब भी बेस यहाँ पे टाइम एक्सिस पे लोगे तो टाइम की वैल्यू होगी, हाइट वाला करंट की वैल्यू होगी। तो हाइट आपको करंट देगा और बेस आपको टाइम देगा। क्यों बच्चों, क्लियर हो गया सब बच्चों को? वंश समझ में आ गई बात बेटा ये? ठीक है, तो ये हमारे करंट के बारे में है। ठीक है, अच्छा चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। एक बार टाइप्स ऑफ करंट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सही चल रहा है? ठीक है, चलो। तो ये देखो ध्यान से। तो बच्चों मेरे यहाँ पर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। टाइप्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास वैसे हम लोग जनरली डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, डायरेक्ट करंट। नंबर 2 AC, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। एक तरीके की करंट और हम लोग मान लेते हैं वैसे, चार्जिंग करंट जिसे बोल सकते हैं, जो कि कैपेसिटर से होती है। ठीक है, तुरंत चार्ज होना, डिस्चार्ज होना। लेकिन जनरली हमारे पास करंट हम DC और AC लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट ध्यान से देखो। DC की बात करूं तो डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, टाइम के साथ करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। करंट का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है। दूसरा, डायरेक्शन रिमेन सेम।
डीसी का डायरेक्ट करंट की स्पेशलिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन्स सेम। ठीक है, तो डीसी का, हम डीसी की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम और यूनिडायरेक्शनल क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है। अच्छा, अगली बात, इसका सोर्स क्या है हमारे पास? सोर्स क्या क्या मिलता है हमें? तो इसके सोर्स बैटरी है। बैटरी से हमें क्या मिलती है? डीसी। आजकल तो हम सोलर पैनल भी यूज़ करते हैं। सोलर पैनल्स भी हमें क्या देंगे बेटा? डीसी ही देते हैं। बात क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, हम लोग लेबोरेटरी में, जो अपने लैब में पढ़ते हैं, हम लोग बैटरी के जगह हम आजकल यूज़ करते हैं बैटरी एलिमिनेटर नाम देते हैं उसको हम, बैटरी एलिमिनेटर। क्या बेटा? बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, तो बैटरी को एलिमिनेट करता है और उसकी जगह ले ली बैटरी की इसने। क्या करता है ये? सिर्फ ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। दूसरा, जितना वोल्ट चाहिए उतना वोल्ट आपको देगा। 2 से लेकर 12 वोल्ट तक आपको मिल जाएगा बैटरी एलिमिनेटर से। बात समझ में आई सब बच्चों को? सिंपली बैटरी क्या होती है? बैटरी समय के साथ ख़राब हो जाती है। बैटरी एलिमिनेटर हमारा ख़राब नहीं होगा। बहुत ड्रॉबैक्स है बैटरी में, और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ओवरकम किया किसने? बैटरी एलिमिनेटर ने। ठीक, बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, बैटरी एलिमिनेटर को चार्ज नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए तो सप्लाई चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बैटरी बिना सप्लाई के भी, मतलब लाइट नहीं आ रही है तो बैटरी हमारा सोर्स काम करेगा, हमें सप्लाई देगा। ये बैटरी एलिमिनेटर बिना इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगा। आपको एसी चाहिए। जैसे हम लोग लैब में काम करते हैं कई बार, और बिजली चली गई तो हमारा सारा जितना भी सेटअप था और स्टॉप हो जाएगा, हमारा एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। लेकिन बैटरी से हमारा स्टॉप नहीं होगा। ये फ़ायदा है बैटरी से, बाकी तो सब नुकसान ही है। ठीक है, तो बाकी सब में बैटरी इन्वर्टर बेस्ट है। ओके, अच्छा, बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है, या ऑल्टरनेटिंग करंट कैसी होती है? तो ये टाइम वेरिंग करंट है, टाइम के साथ वेरी करती है। इसका ग्राफ कैसा बढ़ता है? करंट का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा ग्राफ बनता है। मतलब समय के साथ इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। कभी मैक्सिमम, जिसे बोलते हैं मैक्सिमम करंट को I0 बोल देते हैं, कभी 0, फिर से मैक्सिमम, वो भी नेगेटिव में, माइनस का I0। बात क्लियर हो गया? तो करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है ऑल्टरनेटिंग करंट में, एसी में। ठीक है, तो यहाँ पर डीसी में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन एसी में मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली। सेकेंड थिंग, डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, मतलब हर पीरियड में, हर एक टाइम पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अगर मैं बोलूँ इस हाफ साइकिल के लिए डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगली हाफ साइकिल की डायरेक्शन वापस हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर चार्ज क्या करते हैं? अंदर ऑसिलेशन करते हैं फटाफट, तेज़ी से। हर सेकंड में 50 साइकिल्स। एक साइकिल कैसे होगी? यहाँ जाना, फिर लौट के वापस आना, फिर जाना, फिर लौट के वापस आना। ये 2 साइकिल्स हो गई। एक सेकंड में कितनी बार ऐसे करेगा? सबको मालूम है ये बात? ठीक है, अब यानी यहाँ पर एक साइकिल में 1 2 3 बार करंट 0 हुई, 3 बार करंट 0 हो गई। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था करंट 0 होने पर क्या होता है। जब करंट 0 हो जाएगी तो सप्लाई बंद हो जाएगी। मतलब कहने की बात यह है, अगर लाइट बल्ब जल रहा है तो बल्ब बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है बेटा, ये काम इतना फास्ट होता है
भाई करंट जीरो हो गई तो बल्ब हमारा लाइट या पंखे बंद होने चाहिए, लेकिन 1 सेकंड में आप देख लो 1 2 3 और एक साइकिल में 3 बार करंट जीरो हुई, 3 बार करंट जीरो हुई 1 सेकंड में, एक साइकिल में 3 बार करंट जीरो। कितनी साइकिल्स होती हैं? 50 साइकिल्स होती हैं 1 सेकंड में। तो इतना कम समय में, इतने कम समय के लिए सप्लाई बंद होती है कि वो हम उसको, उस टाइम ड्यूरेशन को हम मेजर ही नहीं कर पाते, सेंस ही नहीं कर पाते, उसको हम देख ही नहीं पाते उस चीज़ को हम। ठीक है, मैंने भाई कैमरे से स्लो करके आपको लाइट दिखाई थी, एक बार बल्ब दिखाया था, तो बल्ब में फ्लक्चुएशन आ रहे थे नहीं आ रहे थे? ठीक है, मैं इसकी वीडियो एक बार अपलोड करूँगा मैं। ठीक, तो एक बार बल्ब जलाऊँगा मैं बैटरी से भी और एक बार बल्ब जलाऊँगा मैं एसी से भी। आप देखना बैटरी से चलने वाले जो बल्ब हैं वो बिल्कुल भी फ्लक्चुएशंस नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली चलेंगे एक ही इंटेंसिटी से और बिना किसी फ्लक्चुएशंस के, क्योंकि कैमरा में स्लो कर दूंगा, स्लो में रिकॉर्डिंग करूंगा मैं, जबकि इसमें आ जाएगा फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और डायरेक्शन चेंजेस होते हैं पीरियडिकली, इस वजह से करंट को जीरो भी होना पड़ता है। भाई डायरेक्शन चेंज करने पर करंट को जीरो होना पड़ेगा, वो आप खुद सोचो। देखो बेटा, करंट जा रही है इस तरफ, अब करंट को वापस आना है तो पहले रुकना पड़ेगा, और करंट रुक गई तो क्या हो गया? करंट जीरो हो गई, फिर लौट के वापस आएगी, फिर रुकेगी, करंट जीरो हो गई, फिर लौट के वापस आएगी, करंट जीरो हो गई। बात सबको समझ में आया? ठीक है, तो या अगर मैं बोलूँ ये वाला जीरो करंट पिछली वाली साइकिल का है तो कोई बात नहीं, एक साइकिल में 2 करंट तो जीरो हो गई। समझ नहीं है? ठीक है, तो आप इसको समझ के रखना। क्लियर? अच्छा, और डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली। अच्छा, इसके सोर्स क्या है हमारे पास? ऑल्टरनेटर, 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 ऑल्टरनेटर देखा आप लोगों ने? जो जनरेटर लगा होता है, जनरेटर, जनरेटर में जो ऑल्टरनेटर लगा होता है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ एसी। एसी का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है ऑल्टरनेटर। क्लियर हो गया? वैसे सोर्स तो हमारे पास क्या है? ये भी है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो इन्वर्टर भी बोल दो, मिलती तो है ऐसी उससे, तो इन्वर्टर भी हो गया वैसे। लेकिन अगर प्रोड्यूस करनी है अगर एसी, तो ऑल्टरनेटर इज़ अ सोर्स। इन्वर्टर में हमारा एलसी सर्किट लगा होता है, एलसी सर्किट कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। एलसी सर्किट क्या होता है दैट वी विल स्टडी इन एलसी ऑसिलेशन के फिनोमेना पे काम करता है हमारा इन्वर्टर। वी विल, हाँ, डीसी को एसी में करता है, वो हम पढ़ेंगे कहाँ पर? एसी सर्किट में पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करने पड़ेंगे जब हम यूनिट नंबर 5 में आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? करंट के बारे में क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक, इसका अगर हम सप्लाई, हाँ क्या हुआ, इसकी सप्लाई अगर हम इसका सिंबल बनाएं डीसी का, तो हम ऐसे सिंबल बनाते हैं, ऐसे। कई बार डीसी का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है या ऐसे डॉट में होता है। लेकिन एसी का सिंबल कैसा होता है? ये सिंबल ऐसा होता है ऐसे। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो एसी में दिखाएगा ऐसा। मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में भी हम शो कर सकते हैं एसी और डीसी को, है ना। ज़रा 1 मिनट स्टॉप करो, मैं एक मल्टीमीटर दिखा देता हूँ। तो ये है, ये देखो, ये है मल्टीमीटर, ठीक, और दिख रहा है इसमें मीटर, है ना। तो ये है मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर में ये V के आगे आ जाओ, दोनों आगे, V के आगे ऐसे देखो, ये ऐसे बना हुआ है, दिख रहा नहीं दिख रहा? V के आगे। तो अगर आपको AC वोल्ट मेजर करना है तो आप इसको इधर करो। कितने वोल्ट तक मेजर करना है? 200, 600। जैसे आपको अपने घर में वोल्टेज मेजर करनी है तो आप इसको 600 के आगे करो, क्योंकि 200 से ऊपर वोल्टेज आती है हमारे घर पे। तो 600 पे करो उसको, 600 पर AC, ठीक है। बोर्ड पे लगाओगे ना, कोई से कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं होता AC में, ठीक। अब ये देखो, ये क्या लगा हुआ है? सीधी लाइन खींची हुई है,
दिख रहा है बेटा इसमें, ये सीधी लाइन खींची हुई है, ठीक है। ये क्या है, डीसी को दिखाएगा, डीसी कितने वोल्ट की डीसी मेजर करनी है आपको। अगर बैटरी का मेजर करना है मुझे अपने, तो 20 पे करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि 2 से ऊपर होता है और 20 से नीचे होता है। 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट पे होता है, तो मैं इस पे सेट करूँगा। मुझे 20 से ज़्यादा वोल्ट पे मेजर करना है तो मैं और आगे कर दूँगा इसको मैं, ठीक है। ये मिली वोल्ट में भी आएंगे। अच्छा, ओम रेजिस्टेंस भी मेजर करना है, तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कितने ओम का रेजिस्टेंस मेजर करना है, किलो ओम में जिसमें मेजर करना है आप ये मेजर कर सकते हो, ठीक है। एम्पियर में ये डीसी एम्पियर मेजर करना है, कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, मिली में, माइक्रो में, और ज़्यादा एम्पियर 10 एम्पियर तक आप इसे मेजर कर सकते हो। दूसरा ये होता है कंटिन्यूटी क्या होती है, कहीं से वायर ब्रेकेज है, ब्रेक है कहीं से वायर, तो अब जैसे इसको मैं टच करूँगा तो आवाज़ हो रही है, तो दो वायर के 2 एंड्स को टच करोगे इससे, तो वायर अगर सही है तो ये आवाज़ कर देगा। कहीं से वायर जल गई है, कट गई है, टूट गई है, तो ये आवाज़ बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है बेटा। इससे पता लग जाएगा कि सर्किट हमारा सही है। ओके, चलो फटाफट बैठो। अब आगे सुनो। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे पानी को फ्लो करना। पानी को फ्लो करने की शर्त क्या है, पानी को अगर फ्लो करना है तो लेवल चाहिए, हायर लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। पानी का तेज बहना, लेवल बोल दो या फिर प्रेशर डिफरेंस बोल दो। पानी ज़्यादा तेज कब बहेगा, देखो ये एक टैंक है, यहाँ मैंने नीचे टैप लगा दिया। अब यहाँ से वाटर का फ्लो तेज अब होगा कि इस कौन से लेवल पे तेज होगा, 1 2 3 लेवल पे फास्ट फ्लो होगा वाटर। 1 लेवल पे पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। आप सब वैसे कई बार जब घर में हैंड वॉश कर रहे हो तो पानी के प्रेशर से आप पता लगा लेते हो कि टैंक खाली होने वाला है, क्योंकि पानी का प्रेशर कम आता है, तो हम पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि टैंक तो खाली होने वाला है। जब पानी का प्रेशर बहुत तेज़ आता है तो हम समझते हैं टैंक हमारा फुल है। क्लियर? तो बच्चे मेरे, इस हाइट लेवल पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है। प्रेशर का फॉर्मूला बताओ, P = H/ρg। हाई प्रेशर, जितना ज़्यादा हाई लेवल का रिलेशन है प्रेशर से, तो जितना ज़्यादा हाई लेवल इस एंड पर प्रेशर उतना ही, जैसे मान लो पॉइंट P1 है, पॉइंट P2 है या पॉइंट P3 है, तो P3 माइनस P1 बहुत ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, या P1 माइनस P3, सॉरी P1 माइनस P3, P1 पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, तो P1 माइनस P3, क्लियर, आपको पॉजिटिव मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो पानी हमेशा बहता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बाहर की तरफ लो प्रेशर है, इधर की तरफ हाई प्रेशर है, बाहर की तरफ लो प्रेशर है, तो पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो हो गया। बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब आगे सेम कंडीशन इज हियर। करंट को फ्लो करने के लिए भी यही शर्त चाहिए। पानी को पुश करता है ताकत से, पानी को ताकत देता है प्रेशर, पानी को आगे धक्का देता है प्रेशर, वैसे ही चार्ज को आगे पुश करता है ईएमएफ या वोल्टेज। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी चार्ज को उतना ज़्यादा पुश करेगा वोल्टेज। जितनी ज़्यादा हाई वोल्ट होंगे चार्ज को उतना ज़्यादा फोर्स मिलेगा चलने के लिए, उतनी ताकत से चार्ज बहेगा। बस समझ में आ गया? ज़्यादा वोल्ट होना, चार्ज का तेज बहना, ज़्यादा ताकत से बहना होता है। अब आप सोचो, यहाँ पर हमने लगाई ये बैटरी है, ठीक है। बैटरी का होता है अपना कुछ ईएमएफ, ठीक। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, ये मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अभी मैंने एक सेल लगाया, ईएमएफ की डायरेक्शन पे, ईएमएफ की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ईएमएफ की डायरेक्शन ये है। तो करंट हमेशा
ईएमएफ की डायरेक्शन पे बहती है। अब करंट जब जाएगी इस रेजिस्टेंस में से, जब करंट के पास उतनी ताकत होगी इस रेजिस्टेंस के अपोजिशंस को, हाँ करंट जाएगी, सामने अपोजिशन मिलेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपोजिशन देगा। अब करंट के पास कितनी ताकत है कि उस अपोजिशन को रोक सके, उसमें से क्रॉस कर सके, तो इस रेजिस्टेंस में से जाने के लिए उसको ताकत देगा ईएमएफ। अगर ईएमएफ कम है, रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जा पा रही है, तो यहाँ पे करंट कितनी होगी, 0 होगी। एम्पियर आपको 0 देगा, ये बहुत थोड़ा देगा। आपको एम्पियर बढ़ाने हैं तो आप क्या करो, बैटरी एक सेल और लगा दो, तो क्या देखोगे, एम्पियर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस हमारा जो भी डिवाइस आपने लगाया है वो अच्छे से ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाएगा, उसको करंट ज़्यादा मिलेगी। बात सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो आपने करंट बढ़ानी है तो करंट का प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर मतलब ईएमएफ बढ़ा दो। अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे रेजिस्टेंस में से करंट कितने ज़्यादा ताकत से जा रही है उसके लिए हम पता लगाते हैं वोल्ट मीटर से। किसी रेजिस्टेंस में से कितनी ताकत से करंट फ्लो हो रही है, उस ताकत को, उस पावर को मेजर करने के लिए हमने क्या लगाया, वोल्ट। ठीक है बेटा, है ना। तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, वोल्ट मीटर। तो ये अच्छा, वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाएगा। हम करंट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या, V = IR। I बराबर क्या हो गया, V/R, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो। करंट बहती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। कितनी करंट बहनी है वो डिपेंड करेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी करंट बहनी है वो डिपेंड करेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस पर कि आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं हम ईएमएफ से। ईएमएफ मिलता है हमें बैटरी से। अब क्लियर हो गया, नहीं हो गया सब बच्चों को, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ और पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल हमें मिलता है ईएमएफ से, पोटेंशियल देने वाला है ईएमएफ। जितना बड़ा, जितने सारे सेल्स होंगे ईएमएफ उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये आप समझो, जितना ज़्यादा ईएमएफ होगा करंट के पास उतने ज़्यादा ताकत होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। क्लियर। ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी ताकत से, कितनी एनर्जी से या कितने प्रेशर से जा रही है उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर हमें इन दो एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो अब मैं ऐसा बोलूं कि इन दो एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या ईएमएफ के बराबर है। मैं अगर बोलूं कि भाई इन दो एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा कि करंट के पास कितनी ताकत है रेजिस्टेंस में से होकर जाने की। ईएमएफ भी वही काम कर रहा है, करंट को ताकत दे रहा है, करंट को एनर्जी दे रहा है जाने के लिए। ए और बी पर मैंने मेजर किया, ए और बी दिखाएगा, ए और बी के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बताएगा कि करंट कितनी एनर्जी से आ रही थी और कितनी एनर्जी से पहुंची, कितनी एनर्जी से रेजिस्टेंस में एंटर किया और कितनी एनर्जी से करंट बाहर निकली। ये हमें कौन इन्फॉर्मेशन देगा, वोल्ट मीटर इन्फॉर्मेशन हमें देगा। करंट को कितनी एनर्जी से भेजा है वो हमें ईएमएफ देगा। तो टोटल एनर्जी ईएमएफ हमें देगा। वोल्ट मीटर हमें सिर्फ इन दो पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इन दो पॉइंट्स के बारे में, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या है। वोल्ट मीटर जिन दो पॉइंट्स पे आपने लगाया है उन दो पॉइंट्स के बीच का एनर्जी का डिफरेंस देगा। लेकिन ईएमएफ हमें क्या देगा, ईएमएफ हमें देगा कि एक करंट यहाँ से चली और लौट के वापस यहीं आई, कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने खर्च किया, कितना वर्क इलेक्ट्रॉन ने किया, मतलब करंट ने कितना वर्क किया। तो ईएमएफ तो टोटल वर्क डन बाय करंट टू कंप्लीट
1 साइकिल, जबकि पोटेंशियल जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट के द्वारा जो वर्क डन होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, करंट ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ टोटल एनर्जी होती है किसी सेल की या करंट की होती है कि जब करंट एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है सर्किट में तो कितना वर्क करता है, वो ईएमएफ के बराबर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में करंट कितना वर्क करती है या कितना एनर्जी डाउन कर लेती है अपनी, वो हमारा क्या दिखाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, या वो हमारा दिखाएगा वोल्ट मीटर। क्लियर? तो मैंने बोला ए और बी के बीच में मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा VAB। VAB E में दोनों में क्या रिलेशन है? जबकि दोनों एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं। हमने बोला इस बैटरी के अंदर भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इस बैटरी के अंदर भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो, क्योंकि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कुछ अपोजिशन ऑफर करता है, इलेक्ट्रोलाइट अपोजिशन ऑफर करता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में से चार्ज बहता है। इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड है। अब आप सोचो, ये एक सेल है, इस सेल के ये 2 टर्मिनल्स हैं, प्लस और माइनस। करंट भाई सेल के बाहर कहाँ आती है? प्लस से माइनस, और सेल के अंदर माइनस से। तो करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है। तो अभी इनके बीच में कोई कंडक्टर नहीं लगा है, इनके बीच में क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में विस्कोसिटी होती है और इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर होते हैं, आयंस होते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से मेटल में कौन से चार्ज कैरियर होते हैं। लेकिन जब चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसको अपोजिशन मिलेगा, क्योंकि चार्ज को बह के जाना पड़ेगा, आयंस पे होके जाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से काफ़ी अपोजिशन मिलेगा। तो ये एक सेल है, यहाँ पे 2 सेल लगा रखे हैं, तो 2 सेल में रेजिस्टेंस भी होगा। वो रेजिस्टेंस कहाँ है सेल के अंदर? उसे हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा? करंट हमारी यहाँ से चलेगी, यहाँ पे वर्क करेगी, फिर सेल के अंदर वर्क करेगी, फिर लौट के वापस आएगी। ठीक? तो कंप्लीट एक साइकिल में करंट 2 जगह वर्क करती है। एक करंट किसी रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी डाउन करती है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप करती है। एनर्जी डाउन मतलब कितना पोटेंशियल ड्रॉप करती है। तो किसी रेजिस्टेंस में कोई करंट कितना पोटेंशियल ड्रॉप करती है, तो पहले हम बात करते हैं वो रेजिस्टेंस कितना है। मैंने बोला रेजिस्टेंस R है, उस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I। तो करंट ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया? तो आंसर है V = IR। क्या हो गया? तो वही करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से भी होकर जा रही है, वही करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से होकर जा रही है, तो वो 2 जगह वर्क करती है, सेल के अंदर भी, सेल के बाहर भी। तो जो ईएमएफ होता है वो टोटल वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन बाय करंट टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल इन ए सर्किट, वही अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो ये हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय ए करंट फ्रॉम या बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट में जाने पर जो करंट के द्वारा जो करंट वर्क करती है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है। इसकी वैल्यू हम V = IR से निकालते हैं। एक्चुअल में E भी V है, लेकिन E के अंदर कई सारे V आते हैं। जैसे जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ V है, यहाँ एक V1, यहाँ एक V2। V दिखाएगा पोटेंशियल ड्रॉप को, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए सर्किट वही क्या होगा? EMF।
टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। कि सर्किट में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा? रेजिस्टेंस में होगा। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए सर्किट इज इक्वल टू द EMF। तो बताओ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? तो आंसर है कितने रेजिस्टेंस लगे हैं? 1 और 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। तो पहला पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB VAB और दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे? इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो E बराबर VAB या I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r। 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस बाहर वाला, एक रेजिस्टेंस सेल के अंदर वाला। तो EMF हो गया, चलो इसको V ही रखते हैं। V हमारा क्या है? देखो A हमारा कहाँ जुड़ गया? यहाँ पर। इसको चलो हटाओ सेल, इसको, ये B हो गया। ठीक है, ये हर जगह B ही तो है, कहीं बीच में और रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। ये A है। तो ये एक्चुअल क्या है? A और B डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो A और B को मैं एक नाम और दे सकता हूँ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बीच में कोई और रेजिस्टेंस आ गया तो फिर ये AB टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह गया। चलो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर? तो V इज इक्वल टू E प्लस IR, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो EMF हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप इन द सेल। सेल के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है और सेल से बाहर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? टोटल पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है? सेल के EMF के, मैं बैटरी के EMF के बराबर होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है भाई, EMF वोल्ट में ही होता है, ये भी वोल्ट में, सब वोल्ट में ही होते हैं, तो EMF भी वोल्ट में ही होता है। ठीक, अब जैसे मैंने बोला, मैंने इस सर्किट में लगा दिया रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। ठीक है, 2 पॉइंट्स लगा दिए A और B के बीच में, ये A है, ये B है। तो अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? I करंट फ्लो रही है I R1 प्लस R2। क्लियर हो गया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? I2। तो टर्मिनल पोटेंशियल होता है टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक टर्मिनल तो रेड कलर का होता है, एक टर्मिनल ब्लैक कलर का होता है। तो एक करंट एक टर्मिनल से चलती है और दूसरे टर्मिनल तक आने में जितना पोटेंशियल ड्रॉप करती है वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक टर्मिनल से आकर के दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट का, वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप बोल दो आप। या एक करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में जितना वर्क करती है वही क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सेल के अंदर नहीं जाना है, सेल के अंदर भी वर्क किया तो वही टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर हो गया? फिर EMF के बराबर हो गया। तो EMF का कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना? तो ये टोटल वोल्टेज ही टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए सर्किट, ये आपका EMF के बराबर हो गया। ठीक, तो EMF का फॉर्मूला हमारा हो गया E इज इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है बेटा, अगर मैं सर्किट में करंट ना फ्लो करूं, कि बच्चे मेरे सर्किट में करंट ना फ्लो करूं तो टर्मिनल पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो EMF के बराबर हो जाएगा। क्या बच्चे, अगर I में 0 कर दूं तो EMF के बराबर ही क्या हो गया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर्किट में करंट फ्लो कब होनी बंद हो जाएगी? जब सर्किट को मैं ओपन कर दूं, है ना? तो इससे हमारे EMF का एक फॉर्मूला बन गया, मतलब एक डेफिनेशन बन गई। वो क्या डेफिनेशन बन गई? व्हेन सर्किट इज ओपन that is current will be 0, then terminal potential difference will be is equals to EMF। क्लियर हो गया? तो किसी सर्किट में जिसमें करंट नहीं फ्लो होती तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF के इक्वल होता है। ओके, तो अब आपको ये पता लग गया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
कब ईएमएफ के बराबर हो सकता है। दूसरा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होता है, या ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? प्लस आईआर। तो ईएमएफ बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। मतलब जितने भी वी होते हैं सर्किट में, जितने भी वी होते हैं, सबसे बड़ा कौन होता है? ईएमएफ होता है। एक केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो सकता है ईएमएफ से। वो केस है ऑन चार्जिंग, व्हेन बैटरी इज चार्जिंग तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बड़ा होना चाहिए ईएमएफ से, वरना बैटरी चार्ज होगी ही नहीं। करंट को फ्लो करने की शर्त क्या है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। बैटरी चार्ज करते समय हमें बैटरी को करंट देना पड़ता है, और करंट की शर्त यही है कि मुझे हायर पोटेंशियल दो, तब मैं जाऊंगी बैटरी के अंदर। तो आपको अगर बैटरी आपकी 13 वोल्ट की है या 12 वोल्ट की है तो आपको कम से कम 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है बैटरी के अक्रॉस में, तब बैटरी चार्ज होती है। ठीक है, अगर वोल्ट ज़्यादा दे दोगे तो बैटरी हमारी ख़राब हो सकती है, बैटरी हमारी जल सकती है, ब्लास्ट हो सकती है ना। तो हमें ज़्यादा वोल्ट नहीं देना है, वरना चार्जेस बहुत तेज़ से बहेंगे, वो ख़राब कर देंगे बैटरी को। तो अब जैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, भाई टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ? V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। भाई आई आर को इधर ले आया तो E माइनस आई आर हो गया। अब लेकिन जब बैटरी चार्ज होती है तो यही V का फॉर्मूला क्या बन जाता है? E प्लस आई आर। क्यों भाई I प्लस का क्यों हो गया? क्योंकि जब करंट ड्रेन हो रही थी तो फॉर्मूला क्या था? वैन करंट ड्रेन बाय सेल और बैटरी। और जब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वैन बैटरी इज चार्जिंग, वैन बैटरी और वैन करंट गिवन टू द सेल या बैटरी इज चार्जिंग। बैटरी चार्ज कर रहे हैं हम या करंट हम बैटरी को दे रहे हैं, तो बच्चों मेरे ईएमएफ में ऐड करना पड़ेगा हमें पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ का पोटेंशियल हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये आईआर कुछ भी हो सकता है, क्लियर हो गया? ईएमएफ में इतना आईआर बढ़ाना पड़ेगा। अब समझ में आया सब बच्चों को? जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूँ आपसे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि ये सर्किट है, ये मैंने एक सोर्स लगाया, एक सोर्स है मेरा, कितने वोल्ट का है मेरे पास? 48 वोल्ट का सोर्स है मेरे पास, 48 वोल्ट का। ठीक है, अब मैंने क्या किया? 48 वोल्ट के सोर्स से मुझे अपने 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है, तो क्या मैं डायरेक्ट लगा दूँ ऐसा? और कैसे चार्ज करना है? ये इसका प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से प्लस को मिला दो, माइनस से माइनस को मिला दो, तो क्या वो करंट बहेगी? अब इस बार उल्टी, जब बैटरी में से, ये बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल है AB, तो यहाँ पे VAB कितना है बच्चों मेरे? बोलो। बैटरी का EMF E है, तो इसमें से I करंट फ्लो हो रही है, तो क्या हो गया? E प्लस IR। ये IR बहुत ज़्यादा हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल VAB बहुत ज़्यादा है EMF से, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या हो गया? बैटरी जलने के चांसेस हैं, बैटरी ख़राब होने के चांसेस हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? करंट बहुत ज़्यादा है, करंट को कम करना है, तो मैंने करंट के रास्ते में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। इतना रेजिस्टेंस ऑफर किया मैंने कि हमारा अभी V बड़ा होना चाहिए EMF से, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो रेजिस्टेंस लगाने से क्या हो गया? अब आप ही खुद देखो, अब बताओ, सर्किट को ज़रा चेक करो, सर्किट को देखो, बताओ सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है? कौन बताया करंट? सर्किट में करंट बताओ। किरचॉफ लॉ लगा दो क्या? पढ़ चुका तुम, इसलिए किरचॉफ लॉ बोल रहा है ये। तो I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो तुरंत बोला था किरचॉफ लॉ लगा दो।
सही कह रहा है वो, उसको उसकी गलती थोड़ी ना है। टोटल ईएमएफ कितना बेटा? ये ईएमएफ कितना है? किस तरफ? इस तरफ। ये ईएमएफ किस तरफ? मैंने बोला ईएमएफ किस तरफ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो कितना ईएमएफ है बताओ? 48 माइनस ई 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये रेजिस्टेंस मान लो सेल के अंदर स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, तो क्या है? कैपिटल आर प्लस दिस विल बी द करंट। दिस करंट शुड बी देयर। इस करंट को फ्लो करना चाहिए हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए। सारा रोल है इस रेजिस्टेंस का, ठीक है। आ गया बात? मैंने मना किया था इससे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? नहीं हो गया? समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब और क्या करें इसमें? वो कर दो स्टॉप। चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स एक बार याद रखो बेटा। पहला, कंडक्टर में कौन होते हैं? कंडक्टर्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं कंडक्टर के अंदर। अगर मैं बोलूँ सेमी कंडक्टर के अंदर, सेमी कंडक्टर्स के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा था आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स होता है, होल होता है पॉजिटिव का और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव का, ठीक है। होल को हम बोलते हैं वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल्स को हम क्या बोल सकते हैं? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे हमें समझ में आता है कंडक्टर में सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बहता है, कंडक्टर में सिर्फ नेगेटिव ही चार्ज बहता है। क्लियर हो गया? फिर भी हम पॉजिटिव मान के चलते हैं कि भाई पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो होती है, क्योंकि नेगेटिव करंट क्या होता है? नेगेटिव का मतलब अभी हम आगे प्रूफ करेंगे करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के, ठीक है। ये हम आगे इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और वही हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हो गए दैट इज लिक्विड, वो लिक्विड हो गए तो वो आयंस होते हैं, आयंस। और फोर्थ नंबर हम बात करें गैसेस में, तो इसमें भी आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। आयंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है बेटा। जैसे मैंने बोला लिक्विड में एक H2SO4 है, H2SO4 का अगर हम जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2 प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे जिंक नेगेटिव का हो जाएगा, SO4 जिंक पॉजिटिव का हो जाएगा और SO4 नेगेटिव। यहाँ पे पहले H2 पॉजिटिव का था, SO4 नेगेटिव का था, तो ये H2 छोड़ेगा, जिंक आके साथ मिल जाएगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट बहते हैं। तो ये आप वीडियो में चेक करना, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है बेटा। चलो, कंसेप्ट क्लियर हो गया चार्ज कैरियर के, है ना। अभी बात करते हैं हम ओम्स लॉ की। ओम ने क्या बोला? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ध्यान देखो। कल छुट्टी होगी तुम लोगों की, है बेटा? कल तो हॉलीडे होगा आपका, ठीक है। ओम ने क्या बोला? देखो ध्यान से, ये एक सर्किट है, सर्किट बार बार बनाया करो आप लोग। तो रेजिस्टेंस R है, ये एक बैटरी है, इसका कोई टर्मिनल पोटेंशियल है V। तो हमने एक वेरिएबल वोल्टेज लिया है। कैसे बनाया हमने वेरिएबल वोल्टेज? देखो कैसे बनाते हैं। सर्किट बनाना तुम्हें आता है क्या? क्या क्या चाहिए मुझे ओम्स लॉ की स्टडी के लिए? एक रेजिस्टेंस हो गया, एक बैटरी हो गई और एक रिहोस्टेट हो गया, एक अमीटर हो गया, अमीटर लगा दिया मैंने, एक वोल्ट मीटर हो गया। वोल्ट मीटर V मेजर करेगा, अमीटर I मेजर करेगा। हमने क्या देखा? ये है EMF, ठीक है। अभी क्या है? ये है रिहोस्टेट, मतलब वेरिएबल वोल्टेज के लिए, वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करने के लिए हमने रिहोस्टेट लगाया सर्किट में। मैं आपको सर्किट बना के दिखाऊंगा फिर से, ठीक है। मैं सारे सामान लेके आऊँगा तो आप देखना कुछ, ठीक है। रिहोस्टेट को मैं, ये जो ऊपर वाला स्लाइडर होता है, स्लाइडर, वो देखा आप लोगों को? रिहोस्टेट ऊपर स्लाइडर को मूव करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है।
रेजिस्टेंस बढ़ाने से सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होने से V की वैल्यू कम होती है। तो पहले मैंने V कम किया, कम V दिया, मैंने एम्पियर मेजर किया, क्लियर हो गया नहीं हो गया। मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो V की वैल्यू भी बढ़ी, तो क्या देखा, एम्पियर भी बढ़ा। मैंने देखा V के मैंने 2 डिवीज़न बढ़ाए या 4 डिवीज़न बढ़ाए, तो एम्पियर मीटर का देखा मैंने 1 डिवीज़न बढ़ गया। मैंने फिर से 4 डिवीज़न क्या होते हैं, वो डंडे होते हैं ना, देखो ये होते हैं वोल्ट मीटर में, ये डंडे जो होते हैं, होते नहीं होते, ठीक है। तो 4 डिवीज़न 1 2 3 4 4 डिवीज़न बढ़ाए मैंने वोल्ट मीटर के, अमीटर का 1 डिवीज़न बढ़ गया। मैंने फिर 4 डिवीज़न बढ़ाए, अमीटर का फिर 1 डिवीज़न बढ़ा, फिर 4 डिवीज़न बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, रिहोस्टेट के ऊपर स्लाइडर को मूव करा के वोल्टेज बढ़ती जाएगी। 4 डिवीज़न बढ़ा रहा हूँ, 1 बढ़ रहा है, जब तक V यहाँ पे V कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, मतलब दोनों सेम बढ़ रहे हैं, जितना V दिया उतना ही I बढ़ा। तो हर बार क्या देखा, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, और V अपॉन I लगातार क्या बना हुआ है, कांस्टेंट। इसे क्या बोलेंगे, V अपॉन I लगातार क्या बना हुआ है, कांस्टेंट। जैसे मैंने बोला अभी V था 2, तो करंट था 1, तो 2 अपॉन 1 क्या आया, 2। मैंने V को कर दिया 4, V को कर दिया 4, देखा करंट हो गई 2, ये कितना है अभी 2। मैंने V को कर दिया 6, करंट हो गई 3, अभी कितना आया, ये 2 क्या है, कांस्टेंट। क्लियर हो गया, समझ में आया नहीं आया, ठीक। तो अब बाद में ये चीज़ तो हमें पता लगा, इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सर्किट में क्या नहीं चेंज हुआ, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। अगर सर्किट में हम रेजिस्टेंस नहीं चेंज करते हैं तो V बाय I क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहीं से V बाय I हमारा क्या बना, रेजिस्टेंस, या V इज इक्वल्स टू I इंटू R, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। क्लियर। V और I का ग्राफ कैसे बना, यहाँ पे V कर दिया, यहाँ पे I कर दिया, ये ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो आपको ये दिखाता है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया ये, ठीक है, मतलब इतना वोल्ट दिया तब भी करंट 0, वोल्ट बढ़ाना स्टार्ट किया तब करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ। क्यों भाई, तो क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, नहीं, शुरू से ही होना चाहिए, वोल्ट दिया करंट तुरंत स्टार्ट, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। दिस इज फॉलोइंग द ओम्स लॉ। जैसे मैं एक बात करता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, किसका, एक सेमी कंडक्टर है, उसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ बनाता हूँ। तो डायोड का VI ग्राफ कैसा बनता है, वोल्टेज यहाँ पे V रखता हूँ, चलो यहाँ पे I है, तो देखो वोल्टेज दिया, करंट 0, नहीं बढ़ रहा है ग्राफ, लेकिन इतने वोल्ट के बाद करंट बढ़नी स्टार्ट हो गई और ये ग्राफ फिर ऐसे चढ़ता है। ये देखो ये ग्राफ बना, सबको सुनाया नहीं है, ठीक है। तो ये क्या ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, शुरू से ही नहीं फॉलो कर रहा है, बाद में ग्राफ सीधा भी नहीं है, तो ये लाइन सीधी होनी चाहिए। ऐसे रजिस्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो कहलाते हैं नॉन ओमिक। तो ये है नॉन ओमिक, ये वाला क्या है, ओमिक। अब क्लियर हो गया सब बच्चों को, ठीक है। अच्छा, अब आगे यहाँ पर कुछ ग्राफ्स में बनाता हूँ, एक मिनट थोड़ा स्टॉप करो इसे, मैं कुछ ग्राफ बनाता हूँ मैं। देखो बेटा, ये 2 ग्राफ बनाए मैंने, एक थायरिस्टर है, एक गैलियम आर्सेनाइड है, दोनों ही सेमी कंडक्टर के बने होते हैं, ठीक है। ज़रा इनका VI ग्राफ देखो बेटा, इनका VI रिलेशन देखो, इनके बारे में थोड़ा सा आपको कई बार एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है ये ग्राफ, ठीक है। पहले इसको देखो, यहाँ थोड़ा सा ये यूनिक क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ यूनिक नहीं है वैसे,
वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़ रही है, लेकिन ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि ये लीनियर नहीं है। ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए क्या लीनियर होना चाहिए, तो मैं V बढ़ा रहा हूँ तो I बढ़ रहा है। लेकिन कंडीशन ये बदल जाती है कि जब मैं V घटाता हूँ तब भी I बढ़ता है। B से A देखो बेटा। दूसरा, सेम वोल्टेज के लिए क्या होता है, दो अलग अलग करंट आती है। सेम वोल्टेज के लिए दो अलग अलग करंट भी आती है। सेम वोल्टेज के लिए थायरिस्टर क्या करता है, दो करंट देता है सेम वोल्टेज के लिए भी। तो शुरू में वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ी, लेकिन वोल्टेज घटाया यहाँ, इसके बाद वोल्टेज मैंने डिक्रीज़ किया तो करंट बढ़ रही है। करंट घटने के बजाय करंट इंक्रीज़ हो रही है, ऊपर जा रही है करंट। क्लियर हो गया। ये चीज़ थोड़ा सा अलग दिखाता है। तो करंट का यहाँ बढ़ना वोल्टेज को घटाने को, तो इस केस में अल्फ़ा क्या होता है, नेगेटिव का होता है। अल्फ़ा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आप आगे पढ़ोगे अभी इसी में, ठीक है। अल्फ़ा कैसा होता है इसका, नेगेटिव का होता है। ज़रा इसको देखो, ये समझ में आ गया नहीं आ गया, थायरिस्टर ग्राफ। इसमें थोड़ा सा ये है, यहाँ पे थोड़ा सा बिहेवियर अलग है। वैसे ये तो नॉन लीनियर है, सब नॉन ओमिक हुए, ये नॉन ओमिक होते हैं, ये भी नॉन ओमिक है और ये भी नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक, ठीक है बच्चों मेरे। अब ज़रा इसको देखो, ये तो नॉन लीनियर है तो ये भी नॉन ओमिक है। लेकिन ज़रा यहाँ देखो, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने पर लेकिन करंट क्या कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है, करंट डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ R बराबर होता है V/I, क्लियर हो गया, ठीक है। R = V/I होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे करंट डिक्रीज़ हो रही है, करंट डिक्रीज़ हो रही है वोल्टेज को बढ़ाने से। तो इस रीजन को हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, क्योंकि करंट चेंज कर रहे हैं हम, करंट चेंज कर रहे हैं, ठीक। अगर वोल्टेज बढ़ाने पे करंट, वैसे तो रेजिस्टेंस क्या लेंगे हम, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देखा, फाइनल करंट, इनिशियल करंट, देखो इनिशियल करंट ज़्यादा है, फाइनल करंट कम है। तो I2 - I1 करो तो वैल्यू कैसा आया, नेगेटिव का आया। भाई I1 आपको यहाँ से मिलेगा, I2 आपको यहाँ से मिलेगा। तो इनिशियल करंट ज़्यादा है फाइनल करंट से, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो रेजिस्टेंस कैसा आया, यहाँ पे नेगेटिव का आया। तो इस रीजन का नाम आपके बोर्ड एग्जाम में आया था एक बार कि इस रीजन का नाम दो, तो इस रीजन का नाम होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। क्लियर हो गया। इस रीजन को हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओम्स लॉ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। नॉन ओमिक क्या होता है, ओमिक क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो ध्यान से, फिर अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का वन शॉर्ट वीडियो की बात करते हैं हम ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है बेटा। अब हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। जरा एक मिनट से मैं इंक भर लेता हूँ, अभी वो नया नया है ना वो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ऐसा, ये अच्छी, ये सही से दिख भी नहीं रहा, ये तो नया मार्कर, इसे थोड़ा चलाना पड़ेगा। देखो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे लगाना है हमें, ये एक सेल है रेजिस्टेंस के साथ में, ये दूसरा सेल है उसका अपना रेजिस्टेंस है, ये तीसरा सेल है उसका अपना रेजिस्टेंस है।
ऐसे करते करते हम n सेल्स लगा सकते हैं, सीरीज़ में लगा सकते हैं। अभी चलो 3 सेल लेके चलते हैं हम लोग सीरीज़ में, या 2 सेल लेते हैं, जो मर्जी है। इन सेल को मैंने लगाया, इनका एक EMF है E1 रेजिस्टेंस R1, EMF E2 रेजिस्टेंस R2, EMF E3 रेजिस्टेंस R3, और ये है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला एंड प्लस का होगा, ये वाला एंड माइनस का होगा। आपने कॉम्बिनेशन देखा है। ये कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में इनको जोड़ा जाता है, हर सेल का। एक सेल का नेगेटिव, जैसे मैंने ये बोला, ये सेल है, ये बैटरीज़ हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉड्स निकले हुए इसके, ये बैटरीज़ हैं, ये 3 बैटरीज़ हमारे पास। ठीक है, मैंने बोला इनका कॉम्बिनेशन करो, सीरीज़ कॉम्बिनेशन करो। तो इनको किस तरीके से रखेंगे हम? जैसे सबका प्लस माइनस एक दूसरे के बगल में आए। ठीक है ना बेटा, है ना? जैसे यहाँ पे ल्यूमिनस लिखा हुआ है, ल्यूमिनस। ठीक, तो देखना ल्यूमिनस सबका एक जैसा लिखा है, तो सबका L की तरफ प्लस होगा, इधर माइनस, प्लस माइनस। ठीक, तो अब प्लस से माइनस को जोड़ दो, ये माइनस को जोड़ दो, और ये दोनों एंड्स बाहर आ गए, और फाइनली वी विल कनेक्ट टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? और जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कहाँ होता है? बैटरी के अंदर या सेल के अंदर होता है। करंट आती है, करंट यहाँ चलेगी प्लस से माइनस की तरफ, कहाँ जाएगी? इस रेजिस्टेंस से होकर जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर इस रेजिस्टेंस से होकर जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर इस रेजिस्टेंस से होकर जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी। क्लियर हो गया? तो करंट एक ही होती है, एक ही करंट पूरे सर्किट में रोटेशन करती है ना? लेकिन जब एक ही करंट इतने सारे सेल से होकर आती है, तो उसके पास EMF की क्वांटिटी बढ़ती आती है, एनर्जी बढ़ती आती है, क्योंकि करंट का पोटेंशियल कौन डाउन करता है? रेजिस्टेंस। अभी हमने 3 सेल सीरीज़ में लगा दिए, सर्किट में रेजिस्टेंस कम है, अभी करंट को रेजिस्टेंस में काम करना होता है, रेजिस्टेंस में अपना पोटेंशियल ड्रॉप करना होता है, लेकिन रेजिस्टेंस है 3 है, लेकिन सबके सब सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब क्या है दूसरा कि उसी करंट को इस वाले सेल से भी जाना है, इस वाले सेल से भी जाना है, इस वाले सेल से भी जाना है, तीनों सेल से होकर आना है। तो हर सेल में उसको EMF मिलता है, एनर्जी मिलती है। करंट क्या करती है? पूरा, जैसे मैंने बोला, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और सेल्स में करंट ने काम किया, पूरा सर्किट में काम किया, और काम करके वापस आ गई सेल के अंदर। ठीक है, वर्क किया, हो गया। ठीक है, उसी EMF से आई करंट EMF से आई और अपना काम वर्क करके चली गई वापस लौट के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो करंट इस सेल से बाहर निकली, या करंट यहाँ से आ रही है अगर, ठीक है बेटा, तो पहले इस सेल में होके जाएगी, फिर इस सेल में होके जाएगी, फिर इस सेल में होके जाएगी। वो क्या नहीं कर पा रही है? अपना पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कर पा रही है। कहाँ नहीं ड्रॉप कर पा रही है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। मतलब वो डायरेक्ट एक सेल से तुरंत एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में नहीं जा पा रही है, जिससे क्या है, उसकी एनर्जी डाउन हो रही है। आप एक घर में गए, खाना खाया आपने, दूसरे घर में चले गए, फिर खाना खा लिया आपने, फिर तीसरे घर में चले गए, तो मतलब आपको वर्क नहीं करना पड़ा अभी तक, और वर्क करना भी पड़ा तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस में करना पड़ा, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि करना पड़ता है थोड़ा बहुत। हर करंट को इंटरनल रेजिस्टेंस तो फेस करना ही पड़ता है, चाहे सेल नया हो चाहे सेल पुराना हो, हर सब में रेजिस्टेंस होता है। ये होता है किसी में सेल में रेजिस्टेंस कम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी में सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो अब क्या होता है, जब सेल सीरीज़ में लगे होते हैं तो EMF जो होता है वो सम हो जाता है, E1 प्लस E2 प्लस E3। EMF की वैल्यू बड़ी हो जाती है, ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है करंट को। यहाँ से कितना EMF मिला, यहाँ से कितना EMF मिला, यहाँ से कितना, सबका EMF ऐड हो जाता है, तो ये टोटल EMF हो जाता है। तो करंट के पास टोटल EMF कितना? ये E1 प्लस E2 प्लस E3। अब E1 प्लस E2 प्लस E3 की EMF से करंट जाती है और इसमें वर्क करती है, फिर इस रेजिस्टेंस में वर्क करती है, फिर इस रेजिस्टेंस में वर्क करती है, फिर इस रेजिस्टेंस में वर्क करती है। तो इतने EMF से करंट
पूरे सर्किट में वर्क करती है। तो पूरे सर्किट का ईएमएफ हमें पता लग गया, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं क्योंकि एक ही करंट सब रेजिस्टेंस से होकर आ रही है। तो आर इक्विवेलेंट, टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हो गया भाई, ये सब सीरीज में है तो हाँ R1 आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। ठीक है, अगर मैं दोबारा सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोलूँ आपसे तो आप कैसे बनाओगे, ढंग से बनाओगे आप इस तरीके से। ये हो गई बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। इनका सबका रेजिस्टेंस मिल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, R प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया अपना कैपिटल आर, ये हो गया अपना कैपिटल आर। ये है ई इक्विवेलेंट। तो ये सर्किट ऐसा बना, क्यों बच्चों मेरे, ये सर्किट हमने ऐसा बना लिया। ठीक है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ईएमएफ तो बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन जो करंट होगी वो सेम होगी। पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगी, लेकिन करंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। करंट मैक्सिमम कब होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, मिनिमम कब होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ज़रा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं जैसे यहाँ बना के देखता हूँ अभी, जैसे मान लो हमारे पास n सेल्स हैं। अगर हमें मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट हमें देखना है तो हम एक काम करते हैं, हम सारे सेल्स को ऐसे सेल लेते हैं जिनके सबके ईएमएफ सेम है और मानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, और n सेल्स ले लेते हैं हम लोग। हमें अगर सेल से मैक्सिमम करंट चाहिए तो क्या करना होगा, तो मैंने ये सेल्स है मेरे पास, एक सेल उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं, एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, डैश 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 nth सेल हो गया मेरे पास। ठीक है, सबको मैंने सीरीज़ में कंबाइन किया। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका ईएमएफ है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ईएमएफ E R, ईएमएफ E R, ईएमएफ E और R। ठीक है, अच्छा ये सही से लगा देना बेटा, ये पिछली बार आवाज़ नहीं आ रही थी। चलो, तो फिर यहाँ पर करंट जो होगी, मैंने आपको बताया था करंट तो सब में सेम रहेगी, सेम ही करंट फ्लो होगी पूरे सर्किट में। ठीक है, सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो हमें बात करनी है कि इस केस में हमें मैक्सिमम करंट कितनी मिलेगी। तो मैक्सिमम करंट के लिए, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर आई मैक्स हमें देखना है तो क्या कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हम देखते हैं, पहली कंडीशन ये है कि हमारा, पहले करंट देखते हैं करंट कितनी है इस सर्किट में। तो I बराबर टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो टोटल ईएमएफ कितना है, E प्लस E प्लस E प्लस E, सीरीज में ईएमएफ का सम होता है, तो क्या हो जाएगा NE। टोटल रेजिस्टेंस की बात करें हम तो R प्लस R प्लस R प्लस R, सब में सेम करंट है, तो R प्लस NR, क्या बेटा, R प्लस NR, ये N रेजिस्टेंस है, तो N रेजिस्टेंस मतलब NR और फिर प्लस कैपिटल R। क्लियर हो गया। तो अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए, अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए तो फॉर आई मैक्स, अगर हम आई मैक्स की बात करें तो आई मैक्स हमें कब मिल जाएगा। तो पहली कंडीशन सुनो, अगर हमारा ये जो NR है, अगर ये इंटर रेजिस्टेंस है, इधर देखना एक मिनट, तो हमारा ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटर रेजिस्टेंस बात करें, अगर ये हमारा एक्सटर्नल से बहुत कम है, अगर एक्सटर्नल से बहुत ही कम है, तो कहने की बात ये, हमारे इंटर रेजिस्टेंस कम कब होते हैं, जब हमारे न्यू सेल्स होते हैं, नए सेल्स यूज़ करते हैं हम। अगर ये सारे नए सेल्स हैं तो नए सेल्स की पहचान क्या है, उनका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है सब में, बट इट इज़ वेरी लेस। ओके, सो
तो इफ़ कैपिटल आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, इट मीन्स द इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ वेरी लेस। या बोलूँ मैं, और सेल्स आर न्यू, अगर नए सेल्स हैं तो भाई एन आर को नेगलेक्ट कर दो, देन आई विल बी इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर। एक सेल लगेगा सर्किट में, अगर मैं एक सेल लगा के देखता हूं सर्किट में, एक सेल है, मैंने बोला करंट बताओ, सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी बताओ, तो आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, कैपिटल आर। ठीक है, एक सेल की करंट कितनी है, ई बाय आर। क्यों बेटा, भाई स्मॉल आर तो नेगलेक्ट हो जाएगा, एक सेल की करंट है ई बाय आर। यहां पे देखो एन टाइम्स हो जाएगी, क्यों बच्चे, है ना। तो अगर आपने, ये है वन सेल का करंट, तो आपने अगर एन सेल लगा दिए सीरीज में और वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो आपकी करंट एन टाइम्स बढ़ जाएगी। करंट विल बी एन टाइम्स, हाँ, एन टाइम्स ऑफ करंट गिवन बाय सिंगल सेल। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, है ना। अब वही देखो, अगर मैं बोलूं कि एन आर बहुत बड़ा है, मतलब कहने के बाद सेल हमारे पुराने हैं। सेल्स अगर हमारे पुराने हैं, नंबर 2 बात करूं, अगर एन आर बहुत बड़ा है कैपिटल आर से, तो अगर इंटरनल से ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली सेल्स पुराने हो जाएंगे। तो आई विल बी इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल, ई बाय आर। अब आप वही कंडीशन यहाँ पे लगाओगे, मैंने बोला अब करंट बताओ, तो आई बराबर क्या आएगा, ई अपॉन स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर छोटा है, तो इस बार आई बराबर ई बाय आर आया। तो डेफिनेटली आप चाहे एन सेल्स लगाओ सीरीज में, चाहे एक सेल लगाओ सीरीज में, करंट उतनी ही रहनी है। देखो ये एन सेल्स मिलके करंट दे रहे हैं, ये एक सेल दे रही है करंट, अकेली करंट। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि पुराने सेल्स सीरीज में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पुराने सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और अगर वो सीरीज़ में लग जाएंगे तो डेफिनेटली सीरीज़ में रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा रेजिस्टेंस से करंट वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी करंट। ठीक है, तो दैट्स वाई वी डोंट नीड टू, या वी डोंट सपोज टू कनेक्ट द ओल्ड सेल्स इन सीरीज इफ़ यू वांट अ लार्ज करंट। तो अगर तुम्हें ज़्यादा करंट चाहिए तो यू सपोज टू कनेक्ट ऑल द सेल्स इन सीरीज, बट सेल्स शुड बी इन न्यू सेल्स, शुड बी, इट शुड बी, यू सपोज टू यूज न्यू सेल्स। ओके, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर, नाउ कम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाकी अगर आपको और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो भाई वीडियोस में जाके देखो, है ना। तो बाकी मैंने से काफ़ी कुछ बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसको रफ कर देता ना बेटा, हाँ इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन नंबर 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है सबको पता है कि मैंने एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीसरा सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सारे सेल लगा दिए मैंने, सबका प्लस प्लस जोड़ दिया मैंने आपस में, और सबका माइनस माइनस जोड़ दिया आपस में। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा फाइनल लास्ट में, मैंने किसी से पॉइंट जोड़ लो, यहाँ जोड़ लो, यहाँ जोड़ लो, कहीं से जोड़ लो, एक ही वायर है, इसको जोड़ दिया मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा रेजिस्टेंस कम होता है, मिनिमम से भी मिनिमम होता है। कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट जो आता है उसकी वैल्यू मिनिमम से भी
मिनिमम होती है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो डेट मीन्स करंट विल इंक्रीज, करंट बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, जैसे मैंने बोला आपके पास बैटरीज़ हैं, ये बैटरी है, बैटरी नंबर 1, ठीक है, LUM लुमिनस है। ये दूसरी बैटरी है, ठीक है, या फिर अगर अगल बगल में रखा है तो भाई ये रहा, ठीक, और ये इसका प्लस है, ये माइनस है, तो भाई आप ऐसे रखो तो इसका लुमिनस उस साइड पहुंच जाएगा, ठीक है, उसका लुमिनस नहीं दिखेगा। जैसे मैंने बोला ये बैटरी का एरो इस तरफ है तो ये एरो उल्टा हो गया, तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस जोड़ लो, ठीक है, और हमने प्लस से प्लस जोड़ दिया, ये प्लस से प्लस जोड़ दिया हमने। अब इन दोनों से ऐसे वायर जोड़ा हम लोगों ने, ठीक है, और ये वायर हमने ये निकाल ली एक वायर, और एक वायर ये निकाल लिया हमने। ये हो गया अपना 2 बैटरीज़ का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरी बैटरी भी है तो तीसरी बैटरी भी ले आओ, उसको भी कंबाइन कर दो। ये हमारी तीसरी बैटरी है, ये है माइनस, ये है प्लस, ठीक है, इसको भी इसी रास्ते में जोड़ दो, माइनस से माइनस जोड़ दो, जुड़ गया और कॉम्बिनेशन। क्यों, देखो ये वाला वायर कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव जोड़ा, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ा, तो ये वाला टर्मिनल अपना नेगेटिव आ गया, ये टर्मिनल पॉजिटिव आ गया, ठीक है बेटा। या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ये 2 वायर खींची मैंने, ये 2 वायर हैं, ये बैटरी है पहली वाली, ये है प्लस, ये है माइनस, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। ये दूसरी बैटरी है, इस सब में ऐसे लिखा है ल्यूम, ये प्लस, ये माइनस, इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है। एन बैटरी जोड़ दो आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, वायर निकाल लो, बस 2 वायर खींच दो, ठीक है, बस ये आ गया आपके पास प्लस और माइनस। अब यहाँ पे आप अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो, क्या बच्चों, है ना। तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज द वे हाउ टू कनेक्ट द सर्किट या द बैटरीज इन पैरेलल, क्लियर। अच्छा, तो पैरेलल में क्या होता है, इस बैटरी का EMF E है, इस बैटरी का EMF E है, इस बैटरी का EMF E है, या एक का E1 E2 E3 है, ठीक, इसका भी E है, इसका भी E है ना। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये 2 टर्मिनल है, टर्मिनल A, टर्मिनल B, ठीक है। तो टर्मिनल A और B के बीच में तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस VAB, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल। हमें VAB का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, जानते हैं। ये जो E होगा ये E इक्वलेंट होगा, तो यहाँ पे E इक्वलेंट कितना है, तो सब पैरेलल में है, तो पैरेलल में EMF सेम होता है, क्योंकि ये भी करंट, ये करंट मान लो I1 देगी, ये करंट I2 देगी, ये करंट I3 देगी, तो हर करंट का EMF कैसा है, सेम। तो यहाँ पे जो करंट आएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, सबका से EMF कैसा है, सेम, सेम EMF वाली करंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इनसे क्या बनेगी, इनसे I करंट बनेगी, I क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये उतने ही EMF की होगी, क्लियर हो गया। मैंने बोला इस करंट का EMF कितना हुआ, E, I1 का EMF कितना है, E, I2 का EMF कितना है, E, I3 का भी EMF E, क्लियर हो गया। तो करंट क्योंकि इस ये तीनों से कंबाइंड है, तीनों से कंबाइंड लेवल किया है यहाँ पर, तो पैरेलल में हमारा पोटेंशियल या EMF सेम होता है, ओके। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास इन्वर्टर है, अब मुझे करंट को बढ़ाना है, मुझे देखो मेरा सोलर पैनल से भी एनर्जी करंट आ रही है, इन्वर्टर से भी करंट आ रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, करंट इतनी ज़्यादा है, बैटरी फुल हो गई, तो करें क्या,
करंट तो बची फिर रही है, तो मैंने इसके पैरेलल में, क्योंकि मेरा तो 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 12 को 24 वोल्ट पे तो कर नहीं सकते, सीरीज़ में कंबाइन कर दूंगा बैटरीज को तो 24 वोल्ट हो जाएगा 12-12, तो उससे तो वो फूक जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि तो 12 वोल्ट पे उसकी सेटिंग है ना। तो मैंने क्या करना है, बैटरी के पैरेलल में एक बैटरी और लगा दूंगा, बैटरी के पैरेलल में एक बैटरी और लगा दूंगा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब करंट के पास रास्ता आ गया और भी जाने का, आगे फ्लो होने का और भी रास्ता आ गया। तो अब करंट क्या करेगी, करंट जो करंट बची थी, जो अब नहीं जा पा रही थी इस बैटरी के अंदर, पहले बैटरी के अंदर, अब वो दूसरे बैटरी के पास भी जाएगी, है ना, वो दूसरे बैटरी के पास भी जाएगी। साथ साथ ये जो बैटरी भरा हुआ था, पैरेलल में जुड़े रहने से क्या होता है, इस बैटरी के भी चार्जेस जाएंगे। अब दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा बैटरा, मतलब कहने की बात ये है, एक टैंक फुल है, एक टैंक खाली है, तो डेफिनेटली दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो ये भरने लगेगा, ये खाली होने लगेगा शुरू में। जब तक खाली होगा ये, जब तक भरेगा, जब तक दोनों का लेवल, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब जो ऊपर से करंट आ रही है वो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, दोनों साथ साथ धीमे धीमे भरेंगे। अगर जब एक भर रहा था तो तेज़ी से भर रहा था, लेकिन जो दो भरेंगे तो बहुत धीमे धीमे भरेंगे, है ना भाई। एक टैंक है, एक टैंक हमारा मोटर से जल्दी भर जाता है, 2 टैंक लगा दोगे तो देर में भरेंगे, यही रीज़न आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे ई इक्वलेंट कितना है, ई ही हो गया, लेकिन जो आई होगा, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस करंट का सम होता है यहाँ पर, वहाँ पे सीरीज में EMF का सम होता है, यहाँ पे करंट का सम होता है, ठीक है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R इक्वलेंट, वो क्या होगा, 1/R प्लस 1/R, या 1/R इक्वलेंट करो यहाँ पे, प्लस 1/R, ठीक है। तो 1/R इक्वलेंट क्या हो गया, 3/R, तो R इक्वलेंट क्या हो गया, R/3। यू कैन पुट द वैल्यू हेयर, यहाँ R इक्वलेंट है, यहाँ E इक्वलेंट है। पैरेलल में E इक्वलेंट कितना होगा, पैरेलल में जो E इक्वलेंट होगा वो EMF के इक्वल ही होगा, क्योंकि वहाँ पर EMF सेम होती है हर करंट के पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि एक बात और है, हर करंट के पास अपनी एनर्जी कितनी है, E, हर करंट के पास अपनी अपनी एनर्जी E है, इसलिए EMF सेम होता है ना। अब जैसे मैंने बोला कि मैंने 2 सेल लगा दिए अलग अलग EMF के, तो इसका डेरिवेशन मैंने कराया था बेटा, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये इसका इंटर रेजिस्टेंस, इसका EMF E1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है। ये दूसरा सेल है, EMF E2, इंटर रेजिस्टेंस R2, दोनों कंबाइन कर दिए मैंने, 2 सेल्स हैं, ठीक है। ये लगा दिया मैंने, आगे निकाल दिया इसमें सेल, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक। हमारा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। मैंने बोला इनके टर्मिनल पर टर्मिनल पोटेंशियल बताओ, मुझे टर्मिनल पोटेंशियल बताओ कि टर्मिनल पे कितना वोल्ट आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो E इक्वलेंट यहाँ पे कितना आएगा, मैंने प्रूफ किया था, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये डेरिवेशन पूरा मेरे उस पर है, ठीक है, एक वीडियो पे पूरा है ये डेरिवेशन, ठीक है। तो और R इक्वलेंट कितना आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर हो गया। तो V इज इक्वल्स टू आ गया, ये आप देख सकते हो, V इज इक्वल्स टू E इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, R इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। यहाँ पे जो करंट आएगी वो I आएगी, जो कि I1 और I2 से मिल के बनेगी, ठीक है भाई। पैरेलल में करंट अलग अलग हो गई, EMF तो सेम होगा, वो सेम EMF यहाँ पे कितना होगा, कितना EMF हुआ इन दोनों के बीच में, मैं बोला यहाँ और यहाँ पे टोटल EMF कितना है, इतना। टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा, A और B के अक्रॉस में टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल किसको मिल रहा है, R को। टर्मिनल्स पे कौन जुड़ता है, हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ता है, टर्मिनल्स पे हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगली बात
करंट मैक्सिमम चाहिए, हमारे पास वही बात आ गई फिर से कि हमारे पास n सेल्स हैं सीरीज़ और पैरेलल में, उनसे करंट हमें मैक्सिमम चाहिए। तो क्या करना चाहिए अब हमें? तो देखो ध्यान से, ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब चलो, करंट मैक्सिमम चाहिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में n सेल्स है, तो मैंने n सेल्स लगा दिए, पैरेलल कंबाइन कर दिया उनको। ये पहला सेल है, उसका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। दूसरा सेल, तीसरा सेल, दिस इज द nth सेल। नाउ I think you all have cleared about this topic. Okay? अब मैंने यहाँ से ये वाली जो वायर है ये प्लस वाली है, सब प्लस प्लस आपस में जुड़े यहाँ पर, और ये वाली जो वायर है ये माइनस वाली वायर है, A एंड B, और इन दो एंड्स पर मैंने जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब मैंने बोला कि बताओ इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I, ये मुझे मैक्सिमम करंट कब मिलेगी? तो भाई मैंने बोला करंट का फॉर्मूला जो है, मैक्सिमम करंट चाहिए मुझे इन सेल से, तो करंट का फॉर्मूला क्या है? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF कितना है? E ही होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है? सेम EMF E, तो EMF तो टोटल EMF E हुआ। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R इक्वलेंट, बताओ R इक्वलेंट, 1/R इक्वलेंट क्या होगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डैश 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 n टाइम्स, तो 1/R इक्वलेंट हो गया n/R, या R इक्वलेंट हो गया R/n। तो ये जितने भी सेल्स लगे हैं उनका इक्वलेंट कितना हो गया? दिस। ठीक है, तो इन सेल्स को हटाओ, मैंने अब नया बनाया है। ठीक है, ये एक सेल है, मतलब n सेल्स का कंबाइंड सेल E है, और इसका जो इक्वलेंट है वो कितना है? R/n। एक सेल लगाया और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R/r। ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब इससे मुझे करंट पता नहीं है, करंट कितनी होगी। तो करंट जो होगी, अब वही करंट कैपिटल R से भी जाएगी, वही करंट R/n से भी जाएगी, सेम करंट जाएगी दोनों में। तो ये दोनों कैसे हैं? सीरीज़ में। तो जो मेरा करंट आएगा कितना होगा? E, इसका मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, R/n प्लस कैपिटल R। बात क्लियर हो गई? n एलसीएम ले लो, तो I इज इक्वल्स टू हो गया E/R प्लस NR, और जो नीचे n आएगा वो ऊपर ले जाऊँ मैं, तो आएगा NE/R प्लस NR। वही कंडीशन फिर से फॉर I मैक्स। अगर हमें मैक्सिमम करंट निकालनी है तो सेल्स पुराने हैं, सेल्स नए हैं, क्या करना चाहिए हमें? ठीक है, तो पहले अगर हम बात करते हैं, सेल अगर पुराने हैं, ओल्ड सेल्स हैं, तो अगर सेल ओल्ड हैं हमारे, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा किससे? कैपिटल R से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए हमें? तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए तो भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दो, एक्सटर्नल वाली को नेगलेक्ट कर दो। ठीक है, तो I बराबर क्या हो गया? NE/R। क्यों ही? इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने नेगलेक्ट कर दिया, ये हमारा नेगलेक्ट हो गया, तो I बराबर क्या हो गया? NE/R। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनी? ये अगर सर्किट बना के देखें, सर्किट तो हमारा ये है, चलो एक सर्किट ये, चलो एक सर्किट बना देते, कोई दिक्कत नहीं है।
EMF हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर। आर बहुत बड़ा है कैपिटल आर से, स्मॉल आर बहुत बड़ा है कैपिटल आर से, तो करंट क्या होगी, I बराबर E बाय आर, आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर होगा, क्योंकि स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, तो आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर। एक करंट कितना से करंट, एक सेल कितना करंट देगी, ई बाई आर, तो एन सेल्स कितना देंगे। तो यहाँ पर अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो अगर उससे आपको ज़्यादा करंट चाहिए, तो यू सपोज टू कनेक्ट ऑल द सेल्स इन पैरेलल। आपको पैरेलल, पुराने सेल्स आपको पैरेलल लगाने चाहिए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपका रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा, रेजिस्टेंस डाउन होने से करंट ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा करंट मिलेगी। तो पुराने सेल्स को आप पैरेलल में लगाओ आप, ठीक है। और वही अगर हमारे पुराने सेल्स हमने पैरेलल में लगा दिए, नए सेल्स हमने पैरेलल में लगा दिए, तो फ़ायदा क्या मिलेगा हमें। तो नए सेल्स अगर पैरेलल में लगाए मैंने, तो भाई यहाँ पर तो फिर आर ही बड़ा हो गया स्मॉल आर से, ठीक है। जब आर बड़ा हो गया स्मॉल आर से, तो आई बराबर क्या हो गया, एन ई अपॉन एन आर, तो ये कट गए, तो आई बराबर क्या हो गया, तो एक सेल जो करंट देगा वो एन सेल्स देंगे। तो यहाँ पर आपको कम रेजिस्टेंस वाले नए सेल्स को आपको पैरेलल में, मेरा सजेशन है, नहीं लगाने चाहिए आपको, ठीक है। दिस रिलेशन सेज, है ना, तो आपको ये बात मानना पड़ेगा, ठीक। कंसेप्ट क्लियर हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, मालूम चल गया। सीरीज पैरेलल दोनों हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हाँ तो चलो अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा किरचॉफ्स लॉ, KIRCHHOFF, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अब किरचॉफ लॉ क्या बोलते हैं, किरचॉफ लॉ यूज किस लिए होता है, किस काम आता है किरचॉफ लॉ। तो मेनली किरचॉफ लॉ काम आता है किसी सर्किट में, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने काम आता है। अगर सर्किट हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसमें कई सारे ब्रांचेस होते हैं और उसमें कई सारे करंट हो सकती हैं, हर ब्रांच में अलग अलग करंट, मतलब हर ब्रांच की अपनी अपनी करंट हो सकती है, कई सारे उसमें एलिमेंट्स लगे होते हैं। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, सेल होता है। भाई अभी तो हम रेजिस्टेंस और सेल लेके ही पढ़ेंगे 12th क्लास के बेसिस पे। वैसे उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर भी लगे हो सकते हैं। अगर हम सर्किट देखें, हमारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं जो चार्जर में लगे होते हैं, या किसी भी आप बोर्ड को देखो, टीवी का पीछे बोर्ड निकाल लो, किसी भी सर्किट में आपके घर में अप्लायंस लगे हुए हैं, पीछे बोर्ड जो लगा होता है, उस बोर्ड में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं। वो जो सर्किट होता है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, क्योंकि हर पाथ पे अलग अलग करंट होती है। अब किसी पाथ पे मुझे करंट का पता लगाना है, तो हम लोग हेल्प करेंगे किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। वी विल यूज़ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो कैसे करना है हमें किरचॉफ लॉ, किरचॉफ ने दो लॉज दिए हैं अपने पास से। क्या पहला लॉ है, लॉ नंबर 1। जो लॉ नंबर 1 है उसको हम KCL भी बोलते हैं, KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। ये करंट लॉ होता है, करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ KCL या जंक्शन लॉ, ठीक है ना। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या बोलता है, तो क्योंकि इसमें जंक्शन की बात हुई है, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे कई सारे ब्रांचेस आपस में आके मिली होती हैं। जैसे ये पॉइंट है ना, या सर्किट में बताता हूँ ब्रांच जंक्शन कैसे होता है। ये एक सर्किट है हमारे पास, इसमें एक सेल लगा हुआ है, ये दूसरा सेल है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस और है, एक सेल और लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये जंक्शन होगा। यहाँ पे 2 से ज़्यादा रास्ते हैं, 1 2 3 रास्ते हैं। और ये जो होती हैं दो जंक्शन को आपस में मिलाती हैं, जंक्शन J1 जंक्शन J2 को जो आपस में मिलाएंगी वो कहलाएंगी ब्रांचेस। तो ये ब्रांच होती हैं, ब्रांचेस में ही हम जोड़ते किसको है, एलिमेंट्स को, सेल हो गए या रेजिस्टेंस हो गए, ब्रांचेस में ही हम जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन से कुछ करंट जाने वाली है I1, ये I2 है, करंट जाने वाली है, और कुछ करंट आने वाली है I3 I4। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को फॉलो करता है। इट फॉलोज द
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को फॉलो करता है, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और क्या बोलता है, द सम ऑफ इनकमिंग करंट टूवर्ड्स अ जंक्शन is equal to sum of leaving current from जंक्शन से जाने वाली, जंक्शन से आने वाली करंट का सम आपस में इक्वल होता है। तो I1 प्लस I2 तो जाने वाली करंट है, बराबर किसके होगा, I3 प्लस I4 के। समझ में नहीं आया? ठीक है, दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ही बोल सकते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ देखो बेटा, सेकंड लॉ KVL कहलाता है, KVL। इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, इसको हम वोल्टेज लॉ बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये लॉ नंबर 2 है, लॉ नंबर 2 है ये। ठीक है, इसमें हम लूप से बात करते हैं। लूप से कैसे बात करते हैं कि यहाँ पर हम एक लूप लेते हैं, जैसे ये एक लूप है, एक लूप 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस से मिलके बना होता है। ठीक है, अब लूप लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तो लूप लॉ बोलता है किसी लूप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इस लूप में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। चलो मैंने एक एलिमेंट और लगा दिया यहाँ पर, R1 R2 E1 E2, तो हमारे यहाँ पर इस लूप में 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो किरचॉफ लूप लॉ कहता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। ये क्या कहता है कि सारे वोल्टेज का सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स विल बी इज इक्वल टू 0। जितने भी पोटेंशियल्स हैं सब का सम कितना हो जाएगा, 0। पोटेंशियल ये भी होता है और आर के अक्रॉस ये पोटेंशियल होता है, लेकिन ये तो पोटेंशियल देगा और ये पोटेंशियल कंज्यूम करेगा। इसका पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर। इसका पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर से निकालेंगे हम, लेकिन इसका पोटेंशियल तो होगा E2, इसका पोटेंशियल होगा E1। सम कैसे, लूप लॉ कैसे अप्लाई करें हम, तो लूप लॉ अप्लाई करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले आप लूप ले लो, ये J1 J2, यहाँ मान लो AB। तो पहले लूप लॉ अप्लाई करने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम लूप J1 J2 AB J1, वापस J1 पे आ गए, बंद करना पड़ेगा। अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करने के लिए पहले आपको करंट मानना पड़ेगा ब्रांचेस में। माना कि इस वाले सेल से करंट I1 निकल रही है, तो ये करंट I1 आएगी यहाँ पर, जंक्शन पे आके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस जंक्शन पे आके करंट के पास 2 रास्ते आ गए, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। तो करंट कहाँ जाएगी, तो मैं मानता हूँ करंट ये ऐसे चली गई, इस तरफ चली गई करंट, I3 चली गई यहाँ पे, ये या मान लो ये I2 चली गई, तो यहाँ क्या बची, I1 माइनस I2। तुम कैसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन किरचॉफ करंट लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सारी करंट आने वाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई करंट आ रही है तो कोई करंट जाने वाली भी होनी चाहिए वहाँ पर। क्लियर हो गया? ऐसा तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि भैया सर ये तो सेल ऐसा लगा हुआ है, करंट उल्टी बह रही है। करंट उल्टी भी बह सकती है, वो क्यों बहेगी, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। अगर किसी सेल के अक्रॉस पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब प्लस पे मैंने हाई पोटेंशियल जोड़ दिया, माइनस पे मैंने लो पोटेंशियल जोड़ दिया, तो करंट हमेशा बैटरी से उल्टी बह जाएगी। फिर जैसे ये मैंने बोला, ये देखो, ये मैंने एक बैटरी लगा दी यहाँ पे पैरेलल में, ये देखो, ये एक सेल है, तो डेफिनेटली ये हाई पोटेंशियल की है तो करंट ऐसे बहेगा सर्किट में। ठीक है, चलो,
तो अब लूप लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तो लूप में लेके चलो, सारे पोटेंशियल निकाल लो। कितने पोटेंशियल है, ये वाला देखो, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, कहीं से चल लो, J1 से चल लो, J1 से चलो, तो क्या होगा, पहले जितने एलिमेंट है उतना पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, कितनी करंट जा रही है इसमें से, I2 R2। भाई मैं पहले ऐसे कर लो, चलो पोटेंशियल यहाँ पे E2 प्लस E1 और प्लस यहाँ पे V2 मान लो, इसका V2 मान लिया पोटेंशियल, मैंने बोला यहाँ पोटेंशियल V2 है, यहाँ पोटेंशियल V1 है, V2 V1 बराबर 0। अब सबका सम बराबर 0 तो नहीं हो सकता, कुछ माइनस में होंगी, तो माइनस में कैसे होंगी, देखो ये अगर आप सेल में इधर चल रहे हो, आप इस तरफ चल रहे हो, चलने की डायरेक्शन आपकी ये है तो आप प्लस लोगे, और चलने की डायरेक्शन आपकी ये है तो आप, जैसे मान लो ये E है, तो अगर इधर चल रहे हो तो प्लस E लोगे, और इधर चल रहे हो तो माइनस E लोगे। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, ये A है, ये B है। अगर करंट इधर चल रही है, करंट इस तरफ बह रही है, और आप A से B जा रहे हो, तो आपका जो V होगा वो माइनस का IR लोगे आप। अगर आप A से B जा रहे हो तो इस तरफ जा रहे हो, तो अगर आप B से A आ रहे हो तो V बराबर होगा प्लस का IR। आप B से A अगर A आ रहे हो तो B से A आने पर पोटेंशियल सब प्लस का होगा। तो अभी देखो आप जा रहे हो इस तरफ, तो करंट भी आपकी डायरेक्शन पे है, तो ये वाला तो प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, E2 भी प्लस का है। लेकिन आगे जाओगे तो E1 का नेगेटिव वाला टर्मिनल आपके सामने पहले पड़ा, मैंने बोला इधर जाओगे और सामने आपके नेगेटिव टर्मिनल पड़ता है आपके, तो आप माइनस E लोगे, तो इसको आप कर दोगे माइनस E1। फिर आगे चले, करंट भी आपके डायरेक्शन पे ही है, तो प्लस का V1, तो सिर्फ माइनस का E1 ही आया है। V2 की वैल्यू बताओ, प्लस का I2 R2 2 माइनस E1 प्लस V1 कितना होगा, I1 R1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। दिस इज द वे टू मेक इक्वेशंस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स लॉ। ये आपका पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन है। बाकी मैंने पूरा अच्छे से न्यूमेरिकल सब बताया हुआ है, इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इस टॉपिक के बारे में। आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये फिर भी एक ओवरव्यू है आपके लिए, जिसमें आप समझ सकते हो। ठीक है, लास्ट में है टॉपिक हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल सब कराएं बेटा इसके। ठीक है, हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देख लो व्हीटस्टोन ब्रिज को। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा जो यूज़ होता है, ये किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए काम आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 या P, Q, R और S। इसे मान लो P है तुम्हारे पास अननोन, P है अननोन, तो बाकी क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? नोन। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। अब 3 नोन के से रिलेशन निकाल के हम एक अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये किसने बोला? व्हीटस्टोन ने बोला है। उन्होंने इन तीनों से एक ब्रिज बनाया है, मतलब एक ऐसा शेप बनाया जो ब्रिज जैसा होगा। ब्रिज क्या करता है? 2 एंड्स को आपस में जोड़ता है। तो ये है हमारा, ये मान लो P है, P, Q और फाइनली ये है PQRS, PQRS। यहाँ इसको R ले लो, R, इसको S ले लो। ठीक है, ब्रिज कैसे कहलाया? ब्रिज कैसे कहलाया ये? तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद उन्होंने बोला, व्हीटस्टोन ने बोला कि इन रेजिस्टेंस का बैलेंसिंग इस तरीके से हो, अगर इनको आपस में बैलेंस इस तरीके से किया जाए कि P/Q इक्वल्स टू R/S हो जाए अगर, तो यहाँ का पोटेंशियल A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। VA विल बी इज इक्वल्स टू VB। अगर P और Q को आपस में ऐसा बैलेंस किया जाए, PQRS को आपस में ऐसा बैलेंस किया जाए कि P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो डिवाइड करें इनको आपस में, तो कैसे हो जाए वो?
इक्वल हो जाए, तो यहाँ ऑटोमेटिकली हमारा पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए और बी देख लो आप, ठीक है। या फिर उल्टा बोलो, ए और बी पे हम ऐसा सेटअप करें कि पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल हो जाए। अगर ए और बी दिखता है पी और क्यू के बीच में और एस के बीच में, ए और बी पे पोटेंशियल हम ऐसा सेटअप करें कि वो आपस में इक्वल हो जाए, तो पी और क्यू का रेशो और एस का रेशो कैसा होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ए और बी पर हम कैसे पता लगाएं कि ए और बी आपस में इक्वल पोटेंशियल पे है। गैल्वेमीटर लगा के देखो, इक्वल पोटेंशियल्स पर करंट कभी नहीं बहती, तो गैल्वेमीटर आपको करंट शो नहीं करेगा। यहाँ पे जो बहने वाली करंट होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हम समझ जाएंगे कि इन दो के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ज़ीरो। तो ऑटोमेटिकली पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस हो जाएगा। दिस इज़ द ब्रिज। देखो यहाँ पे दो एंड्स को मिलाया गया आपस में, ब्रिज में भी यही किया जाता है, सेम लेवल पे होते हैं दो एंड्स, ठीक है, उनको ब्रिज के हेल्प से मिलाया जाता है। दिस इज ब्रिज, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वेट स्टोन ब्रिज। अब मुझे पी की वैल्यू निकालनी थी, तो मुझे क्यू आर और एस की वैल्यू पता थी, तो पी इज इक्वल टू क्यू इंटू आर बाय एस। दिस इज ऑल अबाउट वेट स्टोन ब्रिज। समझ में आ गया बेटा, है ना। बाकी और भी अच्छे से पढ़ना है तो आपको पता ही है कैसे करना है हमें, आप वीडियोस में जाके देखो, आपको पूरा फुल्ली डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये वन शॉट वीडियो के लिए मैंने बनाया था आपको, जिससे आपको एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन में आपको हेल्प मिल जाएगी। पढ़ना आपको उसी वीडियो से है जो आपको वीडियो मैंने फुल्ली एक्सप्लेन की थी। बात समझ में नहीं है, ये सिर्फ किस लिए है, एक रिवीजन के लिए, जिससे आपका रिवाइज हो सके, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है बेटा। हाँ चलो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, और हम कुछ क्वेश्चंस डालते रहेंगे आपस में, ये समझते रहेंगे आप, है ना। और इसको मैं वीडियोस डालूंगा मैं न्यूमेरिकल्स की कुछ, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट्स भी निकालेंगे हम लोग इसकी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।